नमस्कार दोस्तों, विजय अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे गैर लाभकारी संगठन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि ये क्या होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है बनाने का, और इनमें क्या क्या अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इनको क्या क्या खाते रखने होते हैं, क्या क्या अकाउंट्स रखने होते हैं, और इस पर आपसे एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन सब चीजों को इस क्लास में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, गैर लाभकारी संगठन मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। तो देखिए, इनके नाम से ही पता लग रहा है, सबसे पहले वर्ड में ही क्या आ रहा है, नॉन प्रॉफिट, गैर लाभकारी। गैर लाभकारी मतलब ऐसे संगठन जिनका उद्देश्य क्या हो, लाभ कमाना नहीं हो। अब लाभ कमाना उद्देश्य ना हो मतलब ये काम तो करते हैं बट उनके पीछे का मोटिव क्या होता है, उनके पीछे का मोटिव होता है सेवा भाव करना, लोगों की मदद करना, लोगों के अच्छे के लिए काम करना। मतलब ये भी काम करते हैं जैसे एक नॉर्मल संगठन काम करता है, बट इनका उद्देश्य क्या होता है, सेवा भाव का उद्देश्य होता है, लोगों की मदद करने का उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य से ये संगठन बनाया जाता है। मतलब इससे प्रॉफिट कमाना नहीं है, केवल लोगों की सेवा करना, उनकी मदद करना, उनके अच्छे के लिए काम करना, उनके भविष्य को सही करना, ये सारी इनका क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये इसलिए बनाए जाते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब बात ये आती है कि जब कोई इतना अच्छा काम कर रहा है, मतलब गैर लाभकारी के तरीके से काम कर रहा है, मतलब उसका उद्देश्य ही नहीं है क्या, प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं है, तो फिर उसको अकाउंट्स क्यों बनाए जा रहे हैं, ये सारे अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं, क्यों रिक्वायरमेंट रखी गई लॉ की तरफ से कि आप अकाउंट्स बनाइए, नॉन प्रॉफिट है तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाइए, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। तो ये सब जरूरत क्यों पड़ी, तो इसको हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। यहां पर ले लेते हैं एक अपना एग्जाम्पल। तो देखिए, इनका उद्देश्य क्या है, एनपीओ, जैसे इनको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एनपीओ, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ कहा जाता है। तो अब जब कोई इतना अच्छा काम कर रहा है, मतलब उसका उद्देश्य ही नहीं है प्रॉफिट कमाना, तो फिर क्यों उनको अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट रखी गई। तो देखिए, इसके दो रीजन थे जो एक्ट में और अकाउंट्स भी रखने के कारण रखे गए। एक तो ये हो कि देखिए, ये एक संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है, गरीब बच्चों की मैं हर बार ये सबसे क्लासिक एग्जांपल होता है जो हर किसी को समझ में आ जाता है, तो हम इसी को लेकर के चलते हैं कि एक ये संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य है बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना। मतलब वो क्या करते हैं, यहाँ पर अपना स्कूल खोल रखा है इस संगठन ने, और इस स्कूल में क्या होते हैं, छोटे बच्चे आते हैं और यहाँ पर ये इनको एजुकेशन देते हैं, ये बच्चों को। इन बच्चों से फीस क्या ली जाती है, तो कई बार ये फ्री में पढ़ाते हैं या फीस भी ली जाती है। तो मान लीजिए ये साल भर की फीस कितनी ले रहे हैं इन बच्चों से, केवल 100 रुपए ले रहे हैं। कितनी फीस ले रहे हैं, साल भर की 100 रुपए फीस ले रहे हैं। तो अब 100 रुपए में एक बच्चे को पूरे साल भर पढ़ाना वाकई में एकदम नॉमिनल फीस ली गई है, या ना के बराबर फीस ली गई है। तो अब फिर ये संगठन काम कैसे करेगा, 100 रुपए की फीस में तो कोई इतना बड़ा स्कूल, उनके लिए टीचर, सारी फैसिलिटी रखी नहीं जा सकती। तो इनको क्या करते हैं, जो लोग पैसों में अच्छे होते हैं, मतलब जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं और वो चाहते हैं कि अब हमने काफी पैसा कमा लिया है। जैसे बिल गेट्स देखते हैं कि बिल गेट्स फाउंडेशन अब काम करता है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा वो एक्टिवली काम कर रहा है इस समय। तो बिल गेट्स जो सबसे धनी व्यक्ति थे दुनिया के, उनके द्वारा अब क्या किया गया, जो उनकी पूरी संपत्ति है उसको अब क्या किया जा रहा है, समाज के भले के लिए और समाज के अच्छे के लिए काम किया जा रहा है। तो उनके द्वारा अब ऐसे ही कई उद्योगपति होते हैं जो अब समझ लेते हैं कि हमने बहुत पैसा कमा लिया, अब समाज को देने का समय आया है। तो ये वो वाली बात आ जाती है। तो अब मान लीजिए ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं, या बहुत रिच फैमिली है, या बहुत रिच लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्तियां, अरबों रुपए की संपत्तियां हैं। तो अब इनने कहा क्यों ना समाज के लिए काम किया जाए। तो अब इनको ये तो नॉलेज है नहीं कि किस तरह से लोगों की मदद की जाए, क्योंकि इनके खुद के व्यापार और व्यवसाय हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, इस तरह के जो संगठन होते हैं जिन्हें क्या कहा जाएगा शॉर्ट में, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनको ये क्या करते हैं, इनको ये दान देते हैं। क्या करते हैं, दान देते हैं, डोनेशन देते हैं। अब मान लीजिए इन्होंने क्या दिया, 100 करोड़ रुपए का दान दिया। किस लिए दिया 100 करोड़ का दान, ताकि ये जो गरीब बच्चे हैं, जो अपने इतने सक्षम, फाइनेंशियली वायबल नहीं है कि वो अपनी फीस भर सके, इन बच्चों को क्या हो, अच्छी शिक्षा मिल सके, ये भी समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके, पैसों की कमी इनकी शिक्षा में रोड़ा ना डाले, इसलिए इनका उद्देश्य है कि इनको अच्छी शिक्षा मिले। तो इन्होंने 100 करोड़ किनको दिए, ये एनपीओ को दिए, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दिए। और अब ये 100 करोड़ रुपए इसके इन ऑर्गेनाइजेशन के पास आ गए हैं,
अब इससे ये क्या करेंगे, इन बच्चों को, ऐसे ही कई हजारों बच्चों को क्या दिया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी, अच्छी शिक्षा दी जाएगी ताकि वो अपना भविष्य सुधार सके। ये उद्देश्य है। तो अब देखिए दो चीजें यहाँ पर देखने वाली क्या होंगी। एक तो 100 करोड़ रुपए, मतलब इनके पास ये फंड आया है, तो यहाँ पर अब कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जो इन फंड को मैनेज करेगा, मतलब इनसे पैसे कलेक्ट करेंगे और इन बच्चों के लिए उसमें एक्सपेंसेस जो लगते हैं वो दिए जाएंगे। तो ये व्यक्ति सही से काम कर रहा है या नहीं, ये कैसे पता लगाया जाएगा, तो उसके लिए कोई ना कोई अकाउंट रखने पड़ेंगे। सरकार इनको ये अकाउंट्स इसलिए नहीं बनाती कि ये टैक्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, टैक्स लेने के लिए नहीं लगाती। यहाँ पर सरकार भी अगर जो अकाउंट्स मंगाती है तो उनका बेसिक पर्पस यही होता है कि जिस उद्देश्य के लिए ये संगठन बनाए गए हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, जिन व्यक्तियों ने इन्हें पैसे दिए, जैसे उद्योगपतियों ने इन्हें 100 करोड़ रुपए दिए, तो इन्हें भी तो पता लगे कि हाँ, अकाउंट्स देख करके वो समझ जाएंगे कि हाँ, हमने जो 100 करोड़ रुपए इस एनपीओ को दिए थे, वाकई में ये किसका उपयोग कहां पर किया जा रहा है, इन बच्चों की शिक्षा के लिए किया जा रहा है। तो यही सब कारणों से फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने और अकाउंट्स में रिक्वायरमेंट आई कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी अकाउंट्स बनाने चाहिए। अब इनका उद्देश्य तो क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, मतलब इनका उद्देश्य क्या है, नॉन प्रॉफिट है, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं है। इसीलिए इन ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ही क्यों जाता है, ये निकालने के लिए कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं या आपको लॉस हुआ है, ये जानने के लिए। और इनका उद्देश्य ही क्या है, इनका उद्देश्य है सेवा करना, लाभ कमाना या हानि उठाना तो इनका उद्देश्य ही नहीं है, मतलब लाभ कमाना तो है ही नहीं। तो इसलिए इनको उसकी जगह क्या बनवाया जाता है, इसीलिए उनकी जगह बनाया जाता है आय व्यय खाता। मतलब इनसे बस यही पूछा जा रहा है कि आप बताइए आपको आय क्या हुई थी, तो आय फिर ये बोलेंगे कि हमें आय कहाँ से हुई थी, ये देखिए डोनेशन मिला था। और व्यय क्या हुए थे, तो ये व्यय बता देंगे कि हमारे पैसे यहाँ पर लगे हैं। तो जो भी अंतर आएगा, सरप्लस होगा या डिफिशियंसी होगी, तो वो भी दिख जाएगा कि हाँ, इन्होंने 100 करोड़ रुपए मिले और इन्होंने अभी तक खर्चा कितने करा, इस साल 70 करोड़ ही करा है, मतलब 30 करोड़ रुपए जो है अभी भी इनके पास क्या है, सरप्लस में है, जो आने वाले समय में उपयोग किया जाएगा। तो बात समझ में आई, एनपीओ का मतलब एकदम इजी है, चैप्टर इजी है, कंसेप्चुअल है एकदम। और क्वेश्चन कैसे आते जाएंगे मैं बीच बीच में आपको बताते जाऊंगा कि यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि लाभ हानि खाता किसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाभ हानि खाता नहीं बनाया जा सकता, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बनाया जा सकता। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो ये पूछता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गैर लाभकारी संगठन के द्वारा कौन सा खाता बनाया जाता है। जो दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो क्या पूछेगा, गैर लाभकारी संगठन के द्वारा कौन सा खाता बनाया जाता है। ठीक है, उसमें वो देंगे कि आय व्यय खाता, आय व्यय खाता, दूसरा दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा एक और कोई सा अकाउंट वो आपके सामने रख देंगे और कहेंगे इनमें से कौन सा खाता बनाया जाता है। तो गैर लाभकारी संगठन के द्वारा क्या बनाया जाता है, तो आय व्यय खाता बनाया जा सकता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। और एग्जाम में अगर एक बेसिक क्वेश्चन पूछना होगा एग्जामिनर को तो वो ये पूछेंगे, क्योंकि पूरा एग्जाम पैटर्न को देख करके एग्जाम में क्वेश्चन ड्राफ्ट होते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन दिया जाता है। क्योंकि अगर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो एग्जामिनर को भी पेपर लिखते समय ये पता होता है कि अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, मतलब जो अभ्यर्थी हैं, वो तुक्का जरूर मारेंगे, क्योंकि उनको भी पता नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हर कोई करेगा, तो इसलिए वो थोड़े से क्वेश्चन टफ करते हैं। बट अगर किसी एग्जाम में फिर नेगेटिव मार्किंग आती है तो उन्हें पता है कि अब अभ्यर्थी क्वेश्चन सॉल्व करने से डरेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर मेरा क्वेश्चन गलत होता है तो कुछ मार्क्स मेरे कट जाएंगे। तो फिर क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट एग्जामिनर के पास भी जाता है, उनके ऊपर भी दबाव आता है कि वो इतना टफ पेपर ना बना दे कि बच्चे सॉल्व ही ना कर पाए। तो इसलिए अगर नेगेटिव मार्किंग पे एग्जाम में होती है तो थोड़े टफ सरल क्वेश्चन भी आते हैं, और अगर एक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो टफ क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चन जो पूछे जाने की संख्या होती है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ये एक ट्रेंड देखा जाता है नॉर्मली। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको कि गैर लाभकारी संगठन का आशय, मतलब इनका आशय क्या होता है, किस लिए। तो अब हम एक एक करके आराम से पढ़ लेते हैं। हमने समझ ही लिया है कि आशय क्या होता है, कि इनका उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना नहीं है, ये तो लोगों की सेवा और उनके अच्छे के लिए काम करते हैं। गैर लाभकारी संगठन या संस्था से आशय ऐसी संस्थाओं से है जिनकी स्थापना का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना ना होकर के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्य करना है।
ऐसी संस्थाओं को कैसे क्या कहा जाता है? ऐसी संस्थाओं को गैर व्यापारिक संगठन, मतलब गैर व्यापारिक संगठन, नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं हम जिसे, या लाभ रहित संगठन, या गैर व्यावसायिक संस्था भी कहते हैं। मतलब जिनका उद्देश्य क्या है? व्यापार करना या व्यवसाय करना नहीं है भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या कहा जाएगा? उनके आगे जरूर एक वर्ड जरूर लगा होगा। अगर व्यापारिक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? गैर, नॉन व्यापारिक। ठीक है, गैर जरूर वर्ड लिख कर आएगा। मतलब क्या लिखा आएगा? नॉन जरूर लिख करके आएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे लिखा है। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है? ना तो व्यापार करना इनका उद्देश्य है, और ना ही इनका उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना है। क्योंकि ये संस्थाएं व्यापारिक कार्य ना कर कर कैसे करती हैं? गैर व्यापारिक कार्य करती हैं। ठीक है, अब मैंने एक लाइन में इसको लिखने की कोशिश करी है कि एक लाइन आप ये पढ़ लीजिएगा लास्ट दिन एग्जाम के, तो आपका काम हो जाएगा। क्या है? ऐसी संस्थाएं जिनका मुख्य उद्देश्य क्या हो? लाभ कमाना नहीं वरन समाज कल्याण करना होता है, क्या कहलाती हैं? गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। तो अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन एकदम इजी पूछना होगा तो वो ये इतना सा लाइन आपको दे देंगे और पूछेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। जिन ऐसी संस्थाएं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर समाज कल्याण करना होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यापारिक संस्थाएं कहा जाता है, गैर व्यापारिक संस्थाएं कहा जाता है, व्यावसायिक संस्थाएं कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, तो गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। इनके उदाहरण क्या है? जो ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट का उद्देश्य जैसे ट्रस्ट हुए, क्लब हुए, गैर सरकारी संगठन हुए, कॉलेज हुए। देखिए नॉर्मली जो कॉलेज बनते हैं वो ट्रस्ट के अंदर ही बनते हैं, और उनका उद्देश्य क्या होता है? लोगों को शिक्षा देना होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। अब एक जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है वो मैं अभी ही क्लियर कर देता हूं कि जैसे कॉलेज आया या स्कूल आए, तो आपने कहा कि सर नॉर्मली तो हमने देखा है कॉलेजों की फीस बहुत होती है, स्कूल की फीस बहुत होती है, वो ट्रस्ट के अंदर काम करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना नहीं है। पर ये तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या कमाते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं। मतलब बहुत प्रॉफिट होता है। आजकल हमने देखा है कि स्कूलों की फीस कितनी हो गई है, लाख 2 लाख रुपए फीस तक हो चुकी है अब स्कूलों की नॉर्मल। तो अब क्या ये तो कमा रहे हैं सर प्रॉफिट, तो फिर क्या गैर व्यापारिक हो जाएंगे ये? मतलब गैर व्यापारिक की जगह व्यापारिक संगठन हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। इनका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। तो इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य जो है वो क्या है? लाभ कमाना नहीं है। अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो ये अलग बात है। मतलब ये किस उद्देश्य से बनाई गई है? ये उद्देश्य तो बनाई गई है कि प्रॉफिट हमें नहीं कमाना है। बट अगर ये काम कर रही है और उसमें प्रॉफिट हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इनका उद्देश्य क्या है? नॉन प्रॉफिट है। बट अगर इनको प्रॉफिट हो गया तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, पुस्तकालय मतलब जो लाइब्रेरी होती है, अस्पताल होते हैं, धर्मशालाएं होती है, और मंदिर या मंदिर बोर्ड जो होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? गैर लाभकारी संगठन में आती हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो गया तो कोई बात नहीं है। मेन इनका उद्देश्य क्या है? मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं, अब इनका वर्गीकरण समझ लेते हैं फटाफट से कि इनके किस किस टाइप के होते हैं। तो देखिए पहला तो होता है संघ, एसोसिएशन। जैसे आपने देखा होगा कि जो एसोसिएशन होते हैं, कई बार वो एसोसिएशन आपने इनका नाम तब सुना होगा नॉर्मली जब ये हड़ताल करते हैं, तो इनका नाम जरूर आता है। तो वो सब जो हड़ताल नॉर्मली देखी गई होगी आपने, तभी हम इनका नाम सुनते हैं। तो ये सारे संगठन का उद्देश्य भी क्या होता है? लोगों के भले के लिए काम करना। जैसे श्रमिक संघ हुआ तो वो श्रमिकों के अधिकारों के लिए काम करता है। चेंबर ऑफ कॉमर्स, तो ये व्यापारी गण होते हैं, उनके व्यापार के लिए काम करता है। जैसे बीच में जीएसटी आया था तो उसमें कई खामियां थी, तो फिर उनने एक विरोध करा था। बैंक संघ, देखा होगा आपने, बैंक कई बार हड़ताल पे जाते हैं, तो वो किसके अंतर्गत जाते हैं? बैंक संघ के अंतर्गत जाते हैं। श्रमिक संघ, श्रमिकों के लिए। डॉक्टर संघ, कई बार डॉक्टरों के ऊपर आपने देखा होगा कि जब ज्यादा मारा मारी हो जाती है डॉक्टरों के साथ, तो उस समय फिर वो सब मिल करके जो हड़ताल करते हैं, तो वो किनके अंडर में करते हैं? उनका संघ होता है। छात्र और शिक्षक संघ, ये हम इससे भली भांति परिचित हैं। तो ये सारे इनका उद्देश्य क्या है? छात्रों, अब जैसे शिक्षक संघ हुआ तो उसका शिक्षक संघ हुआ तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है शिक्षकों के अधिकारों के लिए काम करना। जैसे आपने देखा होगा कि जो अतिथि शिक्षक होते हैं उनको गवर्नमेंट नॉर्मली ये कहा जाता है कि उनको एक समय के बाद क्या कर दिया जाएगा? परमानेंट शिक्षक कर दिया जाएगा। ये कई बार चलता आया है, बट वो नहीं करते। तो कई तरह की जो मांगे होती हैं, जैसे कई सबसे ज्यादा बड़ा जो कारण है अतिथि शिक्षक का, वो ये है कि उनकी सैलरी बहुत कम होती है। तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो इसको लेकर के सरकार के सामने अपने आप को रख पाना, तो ये किसके अंतर्गत रखते हैं? फिर शिक्षक संघ के अंतर्गत करते हैं। तो ये सारा संघ बनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों के भले के लिए काम करना, मतलब शिक्षकों के लिए भले के लिए काम करना। क्या इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना? नहीं। तो ये सब काय में आएंगे? संघ में आएंगे।
अब पेशेवर संस्थाएं, प्रोफेशनल बॉडी, प्रोफेशनल बॉडी कौन सी बॉडी होती है? जिनके अंतर्गत एक ऐसा व्यक्ति इसका संगठन का व्यक्ति सदस्य बनता है जो कोई क्वालिफिकेशन लेकर के आता है, तभी वो इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या बन पाता है? सदस्य बन पाता है। तो वो फिर जो बॉडी होती है जिनके अंदर प्रोफेशनल व्यक्ति मतलब एक पेशेवर व्यक्ति जुड़ता है, तो वो जिस बॉडी के अंतर्गत काम करता है उस बॉडियों को क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल बॉडी या पेशेवर संस्था कहते हैं। जैसे डॉक्टर, इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंतर्गत जो भी डॉक्टर होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे सीए, अगर कोई व्यक्ति सीए की एग्जाम पास कर लेते हैं तो फिर वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए काम करेंगे? ये सीए, जो भी सीए फेटर्निटी है उनकी बातें सरकार तक रखने के लिए जो संगठन बना हुआ है, जो बॉडी बनी हुई है, वो क्या बनाई जाएगी? जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारी क्या होती है? पेशेवर निकाय होती है। इनका उद्देश्य भी क्या होता है? समाज के अच्छे के लिए काम करना। जैसे सीए, अगर कोई बॉडी बनाई गई है आईसीआई, जिसके अंतर्गत सीए काम करते हैं, आईसीआई बॉडी जिसके अंतर्गत क्या होते हैं? जिसके अंतर्गत सीए होते हैं। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य ये है कि जो सीए है उनकी बातें सरकार तक पहुंचाना। और सीए क्यों बनाए जा रहे हैं? ताकि वो फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब जो भी बैलेंस शीट है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी टैक्स कंप्लायंस है, उनको क्या किया जाए? रेगुलेट किया जाए। ताकि इससे क्या होगा? अब रेगुलेट करेंगे, सब अच्छी चीजें होंगी, सरकार को टैक्स ज्यादा मिलेगा, तो लोगों के कंप्लायंस भी होंगे, वाद विवाद कम होंगे, और सरकार मतलब जो हमारी पूरा देश है उसमें क्या होगा? उसकी ग्रोथ होगी। एक जो बात है जो हमने पहले पढ़ रखी है, बट आईसीआई का नाम याद आया है तो वो मैं वापस से दोहरा देता हूँ। वो ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आईसीएआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आया तो आपको याद होना चाहिए कि आईसीएआई द्वारा क्या जारी किए जाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन प्रमाप, लेखांकन प्रमाप जिसे कहते हैं, तो वो जारी करता कौन है? आईसीएआई। चलिए, एक पेशेवर निकाय एक संगठन है जिसमें व्यक्तिगत सदस्य किसी पेशे मतलब जैसे सीए, सीएस, डॉक्टर, इंजीनियर व्यवसाय का अभ्यास करते हैं, जिसमें संगठन उस पेशे या व्यवसाय के ज्ञान कौशल, जैसे ज्ञान कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, आपके पास वो स्किल्स होना चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास स्किल्स होते हैं, उनके पास ज्ञान भी होता है। आचरण मतलब उनके एक एथिक्स होते हैं कि आपको ये एथिक्स फॉलो करना होता है। जैसे डॉक्टरों के ऊपर क्या एथिक्स होता है? उनके ऊपर ये एथिक्स होता है कि जो मरीज है उसकी आप जो जानकारी है वो आपके साथ शेयर कर रहा है वो आप किसी के साथ शेयर ना करें। दूसरा, उनके अच्छे के लिए काम करें, उनको दवाइयां जो दे वो ध्यान रख करके दे, उनसे पैसों के लिए काम ना करें। जैसे रेफरल जो हम देखते हैं कि डॉक्टर करते हैं बट एथिकली वो गलत है, मतलब नियमों के अंतर्गत वो नहीं आता। जैसे वो बोलते हैं कि आप इसी जगह पर जाकर के अपनी जांच कराएं, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर का काम है इलाज करना, वो कहीं से भी अपनी जांच करा सकता है। तो रेफरल चार्जेस जिसे कहते हैं, तो वो सब अनएथिकली माना जाता है। तो ये सब आते हैं। तो कौन कौन आएंगे? डॉक्टर, वकील, अंकेक्षक मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कर कानूनी सलाहकार। तो ये सब जिस बॉडी के अंतर्गत आते हैं उनको क्या कहा जाता है? पेशेवर बॉडी कहा जाता है। मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। तो ये क्या है? पेशेवर बॉडी है। इनका उद्देश्य भी क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है, केवल लोगों की मतलब अच्छे के लिए काम करना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो भी प्रोफेशनल व्यक्ति है उनके ऊपर ये बॉडी होती है, उनसे अच्छे से काम कराती है, और सरकार को उनका रिप्रेजेंटेशन कुछ होता है तो वो सरकार तक पहुंचाती है। ओके, चलिए तीसरे नंबर पर आते हैं गैर व्यापारिक संगठन। ठीक है, गैर व्यापारिक संगठन पर बात कर लेते हैं हम। तो गैर व्यापारिक संगठन क्या होते हैं? वे संस्थाएं जिनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना ना होकर सामाजिक सेवाएं करना होता है। इस प्रकार के संगठनों में शामिल की जाती हैं। कौन कौन किए जाते हैं? तो इसके अंतर्गत जो हमारे स्कूल होते हैं, वो जो विश्वविद्यालय होते हैं मतलब जो कॉलेज होते हैं, क्लब होते हैं, अस्पताल होते हैं, क्या होती है? लाइब्रेरी होती है, धार्मिक और राजनीतिक संस्थाएं। अब धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं का मतलब क्या हुआ? जैसे राजनीतिक संस्थाएं मतलब जैसे बीजेपी जो है, बीजेपी है या कांग्रेस है, तो ये भी क्या है? एक पार्टी के अंतर्गत है। जैसे बीजेपी एक पार्टी है, तो पर ये पार्टियों के अंदर भी आप जाकर देखेंगे ना तो इनका नाम लिखा होगा कि भारतीय पार्टी भाजपा, पूरा जिसका नाम है पूरा वो है इंडियन कांग्रेस। तो इंडियन कांग्रेस की अब क्या है? एक पूरी बॉडी है, और वो क्या है? वो बॉडी के अंतर्गत कांग्रेस काम करती है। बीजेपी एक बॉडी है, उसके अंतर्गत बीजेपी के जो सारे नेता हैं, जो सारे सदस्य हैं, वो काम करते हैं। तो वो जो बॉडी है, जो नाम है बीजेपी, उसके अंतर्गत ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो बीजेपी नाम है, जो बॉडी है, ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नॉन प्रॉफिट। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य कोई प्रॉफिट कमाना थोड़ी ना है। नेताओं का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना हो सकता है, पर उस
जो संगठन है वो संगठन किसके लिए बनाया गया है, नॉन प्रॉफिट। मतलब जो राजनेता होते हैं वास्तव में क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है, समाज के अच्छे के लिए काम करना, समाज में लोगों के भले के लिए काम करना, अपने देश को आगे ले जाना, ये सारे काम होते हैं। तो वो जो संगठन है वो यहाँ पर आएगा। मदरसा, जैसे जो मदरसे होते हैं वो क्या करते हैं, वो धार्मिक और जो नैतिक जानकारियां होती हैं अपने अनुयायियों तक पहुंचाते हैं। जो किसी भी धर्म से जुड़े हुए मदरसे होते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है, समाज में जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो धर्म को पालन करने वाले लोग हैं, उनको अपने धर्म से जुड़ी जानकारियां देना और उनको इस काबिल बनाना ताकि वो समाज में अच्छे के लिए काम कर सके। तो ये वो मदरसे होते हैं जो इनका बेसिक फंडामेंटल होता है, जहां तक मुझे पता है वो इस तरह से काम करते हैं। ठीक है। और धर्मशालाएं, अब धर्मशालाएं क्या होती हैं, एक धार्मिक जगह होती है जहां पर आप जाकर भगवान का भजन कर सकते हैं। वहां पर आपकी ठहरने रुकने की व्यवस्थाएं कुछ कम दामों में या फ्री में होती है। तो उनका उद्देश्य भी क्या है, फ्री में काम करना या लोगों के अच्छे के लिए काम करना। तो ये सारी बातें आपको पढ़ने के लिए मैं क्यों इतना लाया हूं, ताकि जब कंसोलिडेट होगा ना आपका फिर माइंड, तो पूरी तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर आप पूरी तरह से कंसोलिडेट हो जाए। मतलब ये सारा नॉलेज कंसोलिडेट जब होगा एक साथ, तो फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो तीनों बातें समझ में आई। अब बात करते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि अब इनको 3 भागों में बांट लिया, ये काम अच्छे से कर रहे हैं। तो अब वही बात वहां पर आएगी, बात बात कहां पर आएगी, यहाँ पर आएगी कि ये सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, इनका एक बेसिक पर्पस है। अब बात आ जाती है सारी कहां पर, पैसों पर। तो जब पैसों पर बात आएगी तो फिर मैंने कहा था कि व्यक्ति अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में ये सारे पैसे मैनेज करने वाला पर्सन कौन था, ये व्यक्ति थे। तो ये अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। ये एनपीओ जो बनाया गया है सही लोगों के द्वारा, क्योंकि एनपीए के सामने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो नहीं लिखा होता ना कि इसका मेन पर्पस क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है बस लोगों से पैसा लेने के लिए ही बना है, वास्तव में इसका उद्देश्य ही नहीं है लोगों के भले के लिए काम करना। तो ये सब रिक्वायरमेंट के कारण ही सरकारों ने क्या करा, इस पर अब जैसे इनकम टैक्स में भी कई सारे रूल हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है, नहीं तो मैं उसको भी डिस्कस करता आपके साथ। तो ये सारा उद्देश्य क्या है, ताकि जिन उद्देश्यों के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट है वो उद्देश्य फॉलो हो, ये जो लोग पैसे दे रहे हैं इनके पैसों का, डोनेशन का सदुपयोग हो। तो इसलिए फिर क्या रिक्वायरमेंट आई कि इनको क्या क्या अकाउंट्स रखने होते हैं। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा अब उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला ये आता है कि ये कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैर लाभकारी संगठन द्वारा सामान्यतः कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है, तो इनके द्वारा केस सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये ध्यान रखिएगा। सामान्यतः ये किस पद्धति पर फॉलो होते हैं, केस सिस्टम पर फॉलो करते हैं। अपनी बुक्स किस सिस्टम पर रखते हैं, केस सिस्टम पर रखते हैं। गैर लाभकारी संगठनों के अब लेखांकन पर हम बात करते हैं कि इनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, काम कैसे किया जाता है, उस पर बात कर लेते हैं। ऐसी संस्था अपने खाते कैसे रखती हैं, दोहरा लेखा प्रणाली पर तैयार करती है, मतलब वही डुअल कंसेप्ट पर तैयार करते हैं। ये संस्थाएं लाभ हानि खाता नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना नहीं है। ये संस्थाएं अपने व्यवहार लेन देन रोकड़ में करती हैं, मतलब किस में करती है, सामान्यतः रोकड़ में करती है, मतलब कैश में करती हैं। अतः ये अपने खाते भी रोकड़ पद्धति कैश सिस्टम के आधार पर तैयार करती हैं। ठीक है, एक कैश सिस्टम पर कौन सा तैयार करती है, गैर लाभकारी संगठन तैयार करती है। और साथ ही साथ कौन तैयार करते हैं, जो प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं। प्रोफेशनल व्यक्ति का मतलब हुआ सीए, सीएस और हमारे डॉक्टर और हमारे एडवोकेट, ये सब लोग किसमें आते हैं, और इंजीनियर हुए, और भी जो भी प्रोफेशनल व्यक्ति। या प्रोफेशनल व्यक्ति का अगर एक सिंगल मीनिंग देखा जाए तो वो ये कहा जाता है कि इसके पास एक स्पेसिफिक डिग्री हो। क्या हो, इसके पास एक डिग्री हो, मतलब एक डिग्री हो। जैसे डॉक्टर के पास क्या होती है, डॉक्टर की डिग्री होती है, एक स्पेसिफिक डिग्री होती है। सीए के पास एक सीए की डिग्री होती है, मतलब उनको एक एग्जाम क्वालिफाई करनी पड़ती है। एडवोकेट के पास एलएलबी की डिग्री होती है, और उनके पास क्या हो, विशेष ज्ञान हो। जैसे एडवोकेट्स के पास कोर्ट लॉ का ज्ञान होता है, डॉक्टर के पास मरीजों के इलाज करने का ज्ञान होता है, सीएस के पास लॉ से संबंधित ज्ञान होता है, सीए के पास इनकम टैक्स से। तो इनके पास एक डिग्री हो, एक स्पेसिफिक नॉलेज हो, और क्या हो, ये किसी के सदस्य हो। तो ये सारी चीजें क्या बोलती हैं, उस व्यक्ति के पास ये सारी चीजें होती है, तो उसे कहा जाता है प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल जो भी व्यक्ति होते हैं वो भी किस आधार पर अपनी बुक्स रखते हैं, तो कैश बेसिस पर रखते हैं। ठीक है, तो ये अपनी बुक्स कैसे रखती हैं, कैश बेसिस पर रखती है। और इनकी मुख्य पुस्तक क्या होती है, तो इनकी मुख्य पुस्तक होती है कैश बुक। कौन सी पुस्तक होती है, रोकड़ पुस्तक या कैश बुक, इनकी क्या होती है, मुख्य पुस्तक होती है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं ये बुक्स कैसे बनाते हैं। तो देखिए नॉर्मली इनके पास क्या होगा, सहायक पुस्तकों में लेखा जैसे जनरल, और मेनली कौन सी बुक होगी इनके पास, रोकड़ पुस्तक, और सदस्यों का रजिस्टर होगा। क्योंकि अगर ये कौन से होंगे, ऑर्गेनाइजेशन होंगे, तो उसमें संगठन होंगे, तो उसमें सदस्य जुड़े होंगे, तो उनका रजिस्टर होगा, ताकि उनसे जो डोनेशन मिल रहा है उनके आगे ये लिख सके, प्रॉपरली अकाउंटिंग कर सके।
फिर ये क्या करेंगे, खाता बही बनाएंगे, उससे रिलेटेड जो भी इनकम और एक्सपेंसेस होंगे, जो भी खाते होंगे उनसे क्या बनाएंगे, खाता बही। और खाता बही में क्या की जाएगी, खतौनी करना मतलब पोस्टिंग करेंगे। तो हमने जैसा मैंने बताया सोर्स डॉक्यूमेंट से आपने क्या बनाए, आपने जेवी या जो सब्सिडरी बुक्स थी उसमें एंट्री करी सोर्स डॉक्यूमेंट से। और फिर क्या करेंगे आप, पोस्टिंग करेंगे, किसमें पोस्टिंग करेंगे, लेजर्स में पोस्टिंग करेंगे। अब लेजर्स में आपकी पोस्टिंग हो गई तो फिर आप क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या ट्रायल बैलेंस बनाने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है, नॉन प्रॉफिट है। तो फिर ये क्या करते हैं, खतौनी के बाद जो लेजर है, लेजर से ही फिर ये क्या करते हैं, डायरेक्टली अपना क्या बना लेंगे, तीनों चीजें बना लेंगे, अंतिम खाते बना लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ये अंतिम खाते बना लेंगे। और अंतिम खाते में क्या बना लेंगे, ये पोस्टिंग के बाद ही प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और अपना वित्तीय विवरण या जिसे कहते हैं बैलेंस शीट, ये बना लेंगे, स्थिति विवरण जिसे कहते हैं बैलेंस शीट। तो ये सब चीजें बना लेंगे। तो इनको ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गैर व्यापारिक है, इनका उद्देश्य ही छोटा होता है। क्योंकि हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं गणितीय शुद्धता है या नहीं है, प्रॉफिट सही से आया है या नहीं आया, सेल सही से रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। और इनका तो उद्देश्य ही क्या है, कितनी आय कितनी हुई है और व्यय कितने हुए, सिंपली। क्योंकि हम प्रॉफिट तो देख ही नहीं रहे हैं, तो इनका फिर क्या होता है, पोस्टिंग के बाद ही हम क्या करते हैं, ये तीनों खाते बना लेते हैं। बात समझ में आ गई। अब तो ये ध्यान रखिएगा, यहां से अगर एक क्वेश्चन बन सकता है तो वो बस ये बनेगा। इस पूरे पेज से अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, अगर एग्जाम में बनता होगा तो वो ये बनेगा कि गैर व्यापारिक संस्थाएं सामान्यतः अपनी किस आधार पर अपनी बुक्स रखते हैं, तो वो कैश बेसिस पर अपनी बुक्स रखते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट यहाँ पर आपको इस पूरे पेज में से एक ये बस इतनी सी लाइन आपको पता होनी चाहिए। ये पूरी लाइन में से क्या लाइन पता होनी चाहिए आपको, कैश पद्धति फॉलो करते हैं, कैश सिस्टम फॉलो करते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं, अंतिम खाते हम बनाने पर आ गए। तो अब सबसे पहले क्या बनाया जाता है, प्राप्ति भुगतान खाता। ठीक है, प्राप्ति भुगतान खाता। तो एक क्वेश्चन जो एग्जामिनर यहां से पूछेगा तो वो क्या पूछ सकता है कि प्राप्ति भुगतान खाता किसकी समरी होता है, प्राप्ति भुगतान खाता किसकी समरी होता है, मतलब किसका संक्षिप्त रूप है। तो हिंदी में कहेंगे हम संक्षिप्त रूप, और ऐसे कहेंगे, क्या कहेंगे, ऐसे कहेंगे संक्षिप्त रूप, और या कहेंगे समरी। तो किसकी समरी होता है प्राप्ति भुगतान खाता, तो वो होता है कैश बुक की। किसकी समरी होता है प्राप्ति भुगतान खाता, तो कैश बुक की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि ये किसकी समरी होता है, तो कैश बुक की समरी होता है प्राप्ति भुगतान खाता। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये पूछा जा सकता है कि प्राप्ति भुगतान खाता किसकी समरी होता है, तो कैश बुक की समरी होता है। चलिए, यह गैर व्यापारिक संगठनों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इस खाते का अंतिम खाते में सबसे पहले बनाया जाता है, मतलब फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला खाता कौन सा बनाते हैं हम, तो ये ही बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाने के चांसेस कम है, जो पूछा जाने के चांसेस है वो ये है। ठीक है, कि सबसे पहले हम प्राप्ति भुगतान खाता बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर सीरियल दे रखा है। अगर आपको ये याद करना हो कि कैसे फ्लो क्या होगा, तो फ्लो ये होगा कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, प्राप्ति भुगतान खाता बनाएंगे, उसके बाद आय व्यय खाता बनाएंगे, और अंत में क्या बना लेंगे, हमारा स्थिति विवरण या बैलेंस शीट बनाएंगे, और हमारी पूरी बुक्स बन जाएगी। यह कब बनाया जा सकता है, तो यह वर्ष के अंत में बनाया जा सकता है। इसमें क्या लिखा जाता है, तो यह वर्ष भर में जो नगद प्राप्तियां हुई हैं और जो भुगतान हुए हैं उनकी क्या होती है, संक्षिप्त विवरण होता है, मतलब एक समरी होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये किसकी समरी होती है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ये है, कैश बुक की समरी होती है। दूसरा, इसमें सभी प्राप्तियां और भुगतान लिए जाते हैं। सभी प्राप्तियां मतलब भुगतान लिए जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्राप्ति भुगतान खाता बनाएं तो एक बात ध्यान रखें, इन कैश आना चाहिए और कैश जाना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, कैश आना चाहिए। ठीक है, कैश आना चाहिए, क्या बोलेंगे आप, कैश आना चाहिए और कैश जाना चाहिए। बस ये बात आप यहां पर ध्यान रखिएगा, ये दो काम होने चाहिए। बस हम ये ध्यान रखेंगे, कब, प्राप्ति भुगतान खाता बनाते समय हम ये दो बातें ध्यान रखेंगे कि कैश आना चाहिए। अगर कैश आ रही है तो हम उसे कहाँ ले लेंगे, रिसिप्ट साइड ले लेंगे। कहाँ ले लेंगे, हमारी रिसिप्ट साइड ले लेंगे। और कैश जाना चाहिए, मतलब जो भी पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी तरह का पेमेंट कर रहे हैं, हमारे पास से कैश गई तो हम उसे कहाँ ले लेंगे, पेमेंट साइड ले लेंगे। कुछ भी नहीं सोचेंगे कि वो किस साल से है, इनकम है, असेट खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हम बस सिंपल एक बात देखेंगे, क्या देखेंगे कि कैश जा रही है। अगर कैश जा रही है तो हम उसे कहाँ ले लेंगे, पेमेंट साइड ले लेंगे। और अगर कैश आ रही है, कैश आना चाहिए, अगर कैश आ रही है तो हम उसे कहाँ ले लेंगे, रिसिप्ट साइड ले लेंगे।
वो इनकम से रिलेटेड हो, एक्सपेंसेस से, मतलब अगर इनकम हो रही है तो भी हम ले लेंगे। हमने सेल करी थी हमारी फिक्स असेट्स तो हमें पैसे मिले तो भी हम ले लेंगे। हमने इन्वेस्टमेंट सेल करे और हमें कुछ पैसा मिला तो भी हम रिसिप्ट साइड ले लेंगे। ऐसे ही पेमेंट कर रहे हैं, अगर हम पेमेंट क्यों कर रहे हैं, हमने एक्सपेंसेस करे, सैलरी का पेमेंट करा तो कहां पर लेंगे, पेमेंट साइड लेंगे। हमने असेट खरीद के लाए तो कहां पर लेंगे उसको, जो हमने कैश दिया, पेमेंट साइड लेंगे। हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट परचेस करे, कहां पर लेंगे, पेमेंट साइड लेंगे। मतलब यहां पर ये नहीं देखेंगे कि व्यय कैसा है, व्यय आयगत है, मतलब रिवेन्यू इन नेचर है, रिवेन्यू नेचर होता है, आयगत है या पूंजीगत है। क्या है, पूंजीगत, मतलब कैपिटल नेचर का खर्चा है या कौन सा खर्चा है, रिवेन्यू नेचर का खर्चा। कैपिटल नेचर का खर्चा क्या होता है, जो असेट से रिलेटेड होते हैं, जो व्यापार में रेगुलरली नहीं होते हैं, उन सबको खर्चों को क्या कहा जाता है, कैपिटल इन नेचर कहा जाता है, जो व्यापार की दैनिक दिनचर्याओं से संबंधित नहीं होता है। जैसे असेट खरीदना व्यापार की दैनिक कार्य नहीं है, तो ये सब काय में आते हैं, कैपिटल पूंजीगत में आते हैं। तो चाहे वो कैसा खर्चा हो, पूंजीगत खर्चा हो या आयगत खर्चा हो, अगर वो पूंजीगत खर्चा हो या आयगत खर्चा हो, हमने उसके लिए पेमेंट कराए तो हम किधर ले लेंगे, पेमेंट साइड ले लेंगे। और ऐसे ही इनकम कैसी हो, इनकम चाहे आयगत हो, इनकम कैसी हो, इनकम चाहे आयगत हो या इनकम पूंजीगत हो, हम उसको कहां पर ले लेंगे, रिसिप्ट साइड ले लेंगे। बात समझ में आ गई। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार इस पॉइंट पर एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि गैर लाभकारी संगठन द्वारा, या उसका नाम दे देंगे कि एक संगठन है और उसके द्वारा संपत्तियां परचेस की गई, ये कहां पर दिखाई जाएगी, संपत्तियां परचेस की गई कि इसे प्राप्ति भुगतान खाते में दिखाया जाएगा, आय व्यय खाते में दिखाया जाएगा और चिट्ठे में दिखाया जाएगा, प्राप्ति भुगतान खाता एवं चिट्ठे में दिखाया जाएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे तो आपको क्या लिखना है कि जो संपत्तियां खरीदी है, तो संपत्तियां हमारी कहां पर आती है, बैलेंस शीट में भी आती हैं, और हमने पेमेंट करा इसके लिए, तो हम इनको कहां कहां पर लेंगे, एक तो हमारे आय प्राप्ति भुगतान खाते में लेंगे और साथ ही साथ कहां लेंगे, चिट्ठे में लेंगे। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या बोला है, हमने क्या बाय करी है, हमने बाय करी है संपत्तियां, तो बाय करी है संपत्तियां तो हमने पेमेंट करा होगा, तो एक तो कहां पर आएगा पेमेंट करने के कारण, एक तो आ जाएगा इसका कहां पर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा। एक तो कहां पर आ जाएगा, अगर हमने क्या करी, संपत्तियां बाय करी है, अगर संपत्तियां बाय करी है तो एक तो कहां पर आ जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ जाएगा, और दूसरा कहां पर आएगा, दूसरा ये आएगा दूसरे नंबर पे, वो कहां पर आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि हमारी असेट है, हमारी असेट कहां पर दिखाते हैं हम, बैलेंस शीट में आते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, अगर एग्जामिनर को यहाँ से क्वेश्चन पूछना होगा कि गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा संपत्ति परचेस की गई, के रोकड़ में संपत्तियां परचेस की गई, उसे कहां पर दिखाया जाएगा, प्राप्ति भुगतान खाते में दिखाया जाएगा, आय व्यय खाते में दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, आय व्यय खाते एवं बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, तो इन दोनों ही जगह दिखाया जाएगा। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, प्राप्ति भुगतान खाते और बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। अब एग्जामिनर ने क्या करा, बैलेंस शीट दी नहीं, केवल क्या दी, प्राप्ति भुगतान खाते में दिखाया जाएगा, आय व्यय खाते में दिखाया जाएगा, दोनों में दिखाया जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्ति भुगतान खाते में दिखाया जाएगा। बात समझ में आ गई, बढ़े आगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बस ये अगर आपको याद है ना, तो आप प्राप्ति भुगतान खाते में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। क्या है, आयगत हो या पूंजीगत हो, पैसा आ रहा है तो लेंगे, पैसा जा रहा है तो लेंगे, बस बात खत्म। पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट साइड लेंगे, हमने पेमेंट करा है तो हम कहाँ लेंगे, पेमेंट साइड लेंगे, और काम खत्म हो जाएगा। चलिए, तो अब हम इसको करते हैं कंप्लीट, फटाफट से पढ़ते हैं और इस पॉइंट को करते हैं कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसकी विशेषताएं क्या है, प्राप्ति भुगतान खाता कैसा खाता है, तो एक रियल अकाउंट है, कैसा खाता है, एक रियल अकाउंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये कैसा खाता है, रियल अकाउंट है। क्यों रियल अकाउंट है, ये किसकी समरी होता है, तो कैश बुक की समरी होता है। और कैश बुक कैसा है, कैश बुक खाता कैसा है, कैश बुक अकाउंट कैसा अकाउंट है, बताइए। कैश बुक अकाउंट एक रियल अकाउंट है, इसलिए ये उसी की समरी है, तो इसलिए ये भी क्या है, एक रियल अकाउंट है, क्योंकि इसमें भी क्या आता है, कैश से रिलेटेड एक्सपेंसेस, पेमेंट और रिसिप्ट आती है, इसलिए ये भी क्या है, एक रियल अकाउंट है। समझ में आया। चलिए
यह किसी अवधि के प्रारंभ में रोकड़ शेष और बैंक शेष से शुरू होता है। मतलब इसका स्टार्टिंग कैसे होती है, बैलेंस बीडी से होती है, जिसमें बैलेंस बीडी में हम क्या लिखते हैं, जो हमारी बैंक में बैलेंस होता है वो, और जो हमारे पास कैश में बैलेंस होता है वो लिख करके हम क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल कैसी होती है ये, कैश बुक के जैसी होती है, क्योंकि कैश बुक में भी हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग कैश लिखते हैं, बस सिंपली वैसे की वैसे ही है। यहाँ रोकड़ पुस्तक का क्या होता है, संक्षिप्त करण होता है। मतलब क्या होता है, उसकी एक समरी होती है। क्या होती है, रोकड़ पुस्तक की, कैश बुक की क्या है, ये एक समरी है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। सभी प्राप्तियां इस पक्ष में किधर लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। ये पूरा पॉइंट आप क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, सभी प्राप्तियां क्या करते हैं, इसमें डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड में लिखा जाता है, और जो भी भुगतान होते हैं उसे किधर लिखा जाता है, क्रेडिट पक्ष में किया जाता है। समझ में आ गई, प्राप्तियां किधर आएंगी, डेबिट होंगी, और भुगतान क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। सभी प्रकार के रोकड़ व्यवहारों का लेखा इसी खाते में किया जाता है। कौन से ट्रांजेक्शन का लिखा जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन ओनली। अगर कैश में पेमेंट करा है तो लेंगे, कैश में इनकम आई है तो लेंगे, कुछ भी पेमेंट कैश से रिलेटेड हुआ है या इनकम हुई है कैश से रिलेटेड, तो वो सभी कहाँ आएंगी, इसमें आएंगी। चाहे भुगतान या प्राप्तियां पिछले वर्ष की हो, वही मैंने बोला, किसी भी साल की मिले, हमें मिलना चाहिए, पिछले की हो, चालू की हो, या आगामी अवधियों से संबंधित हो। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इन दोनों ही पॉइंट से बन सकता है। ठीक है, हमें किसी भी साल से मिल रही हो, हमें बस क्या ध्यान रखना है, कैश से, कैश आ रही है तो लेंगे, कैश जा रही है तो लेंगे, वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस खाते में आयगत और पूंजीगत, वही रेवेन्यू नेचर के और कैपिटल नेचर के दोनों प्रकार के व्यवहारों का लेखा किया जा सकता है। बस हमें क्या देखना है, हमें देखना है वो कैश में हो, बस हम ले लेंगे। समझ में आई बात। चलिए, यह खाता हमेशा क्या होता है, अंतिम शेष के साथ बंद होता है। मतलब क्या होता है, इसका क्लोजिंग बैलेंस आता है और उसके साथ ये बंद होता है, जो कि वर्ष के अंत में क्या होती है, वर्ष के अंत में जो कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है उसको प्रकट करता है। और यदि क्या हो, ये क्रेडिट बैलेंस प्रकट कर रहा है, मतलब क्या बता रहा है, क्रेडिट बैलेंस बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या रखा है, बैंक ओडी लेकर के रखा है। तो बिल्कुल ये किसकी समरी है, बिल्कुल मैंने जैसे बताया ना, कैश बुक की समरी है। अगर यहाँ पर ओडी आया तो हमारी कैश बुक में भी ओवरड्राफ्ट ही, बैंक ओवरड्राफ्ट ही होगा। ओके, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये 3 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। चलिए, अब बात कर लेते हैं आगे। तो ये आ गया हमारे पास क्या, फॉर्मेट आ गया है प्राप्ति भुगतान खाते का। फॉर्मेट देने का बस एक रीजन है कि जो जो इसमें एक्सपेंसेस और इनकम आए वो आपको पता हो कि ये इनकम के सोर्सेस होते हैं और ये एक्सपेंसेस के सोर्सेस होते हैं, बस एक बार पढ़ लेना है और कुछ नहीं है। एक बार पढ़ लेंगे तो कभी एग्जामिनर एग्जाम्पल के साथ कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे वो बन जाएगा। प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारूप इसलिए मैंने दे दिया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जिस दिन हम बना रहे हैं उस दिन लिख देंगे। जैसे हमने मान लीजिए 31 मार्च को हमारा ईयर एंड है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 31 मार्च 2023 लिख करके क्या करेंगे, फॉर द ईयर एंडेड कब हो रहा है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। और इधर क्या आ जाएगी, डेबिट साइड क्या हो जाएगी, सारी रिसिप्ट हो जाएगी, और क्रेडिट साइड क्या आ जाएंगे, पेमेंट हो जाएंगे। देखिए कैश से रिलेटेड है तो ऐसे ही आप समझ लीजिए, जब कैश व्यापार में आती है तो क्या किया जाता है, हमारे पास कैश आई, व्यापार में कैश आई तो संपत्तियां आ रही है, संपत्तियां अगर व्यापार में आती है तो उसे डेबिट करेंगे, और संपत्तियां व्यापार से जाती है तो उसे क्रेडिट करेंगे। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, फंडामेंटल रूल है, गोल्डन रूल है, वो हम पढ़ के आए हैं। तो कैश क्या है, कैश हमारी संपत्ति है, कैश व्यापार में आएगी तो क्या होगा, डेबिट। तो देखिए इसीलिए रिसिप्ट किधर लिखी जा रही है, रिसिप्ट किधर लिखी जा रही है, रिसिप्ट डेबिट साइड लिखेंगे रिसिप्ट, और पेमेंट किधर लिखा जा रहा है, क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि व्यापार से क्या जा रही है, व्यापार से कैश जा रही है, तो जो भी जब व्यापार से कोई कैश जाती है तो उसे किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। और इसीलिए प्राप्ति भुगतान खाते में इसको फॉलो किया गया, क्योंकि ये किसकी समरी थी, कैश बुक की समरी थी। तो समझ में आया, इसीलिए रिसिप्ट किधर लिखी गई, इधर डेबिट साइड लिखी गई, और पेमेंट किधर लिखे गए, क्रेडिट साइड। क्यों लिखे गए, समझ में आया बात, क्योंकि कैश की बात हो रही थी, तो कैश अगर आती है तो उसको डेबिट कर दें, इसलिए रिसिप्ट किधर लिखी गई, डेबिट लिखी गई। और हमारे पास से कैश जा रही है तो कैश इसलिए क्या लिखी गई, पेमेंट साइड कहाँ लिखे गए, क्रेडिट साइड लिखे गए। बात समझ में आ गई, क्यों इसमें क्रेडिट रिसिप्ट डेबिट हुई और इधर पेमेंट क्रेडिट क्यों हुआ, इसलिए समझ में आया। नहीं तो आपको कंफ्यूजन ये हो जाता कि अभी हम आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो उसमें कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि उसमें जो इनकम होगी वो क्रेडिट साइड आएगी और पेमेंट के जो एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड आएंगे। मतलब जो रेंट का यहाँ पर इधर दिख रहा है, जब उसका क्या बनाएंगे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो वो डेबिट साइड आ जाएंगे।
तो समझ में आया क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, रिसिप्ट क्यों आई और पेमेंट क्यों आया। अब बस क्या करिए आप इसको एक एक बार पढ़ते जाते हैं। तो देखिए इस शुरुआत कैसे होती है, बैलेंस के साथ होती है, ओपनिंग बैलेंस के साथ। तो ओपनिंग अगर हमारा कैश इन हैंड है तो वो आ जाएगा, और कैश एट बैंक है मतलब बैंक में पैसे जमा है तो वो आ जाएंगे। इंट्रेंस फीस ली है अगर हमने तो वो आ जाएगी, हमें उससे इनकम हो रही है। लाइफ मेंबरशिप फीस, अब लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैं आपको एकदम शॉर्ट शॉर्ट में बताते जाता हूँ। तो इंटरेस्ट फीस क्या होती है, सामान्यतः ये वार्षिक आधार पर मिलती है, मतलब हर साल जो हमारे मेंबर होते हैं वो हमें पैसे देते हैं और वो जुड़ सकते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब क्या होती है, आजीवन सदस्यता शुल्क जिसे कहते हैं। तो ये क्या होती है, हमें एक बार मिलती है, मतलब जीवन में एक बार ही इसको पेमेंट करते हैं। तो ये व्यापार के नेचर के मतलब जो हमारा संगठन है उसके नेचर के हिसाब से देखा जाता है। तो इसको सामान्यतः अगर ये देख करके क्या किया जाता है, कई बार केवल यही फीस ले रही है और हर बार मिल रहा है तो इसको रिवेन्यू मान सकते हैं, नहीं तो इसको लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस को क्या माना जाता है, सामान्यतः कैपिटल नेचर का माना जा सकता है और इसे दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। अब सब्सक्रिप्शन फीस, एक सब्सक्रिप्शन फीस अगर हम हर साल लेते हैं हमारे मेंबरों से तो वो फीस क्या आएगी, वो भी इनकम है और उसको कैसा माना जाता है, आयगत माना जाता है। इसके बाद आता है डोनेशन। तो डोनेशन में क्या लेते हैं, जो भी दान हमें मिला है, जो भी दान हमें मिला है लोगों से, वो डोनेशन क्या है, इनकम है, इसलिए आ जाएगा। इनकम फ्रॉम, है ना, इनकम फ्रॉम लेक्चर्स, अगर कोई इनकम हो रही है हमें तो वो यहाँ पर आ जाएगी। इंटरेस्ट की इनकम हो रही है हमें, क्या इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट है, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट कर रखे थे उससे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इनकम फ्रॉम कंसर्ट, कई बार हम क्या करते हैं कंसर्ट आयोजन करते हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन एक फंक्शन आयोजन करते हैं। आयोजन क्यों करते हैं, जैसा आपने देखा होगा कि कई बार फंक्शन आयोजन करते हैं ये संगठन, ताकि लोगों को जुटा सकें। जैसे मान लीजिए इन्होंने एक कवि सम्मेलन रखा, अब कवि सम्मेलन रखा किसी के द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखा गया, तो अब उसमें लोग जाएंगे, कवि सम्मेलन में कविताएं गाएंगे लोग। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि देखिए हमारा उद्देश्य क्या था ये कवि सम्मेलन लाने का, ताकि आप लोग जुड़ सके, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये लोग जुड़ते हैं तो फिर उनसे वो क्या लगते हैं वहां पर डोनेशन लेते हैं। तो इस प्रकार से ये रखे जाते हैं। हमारे पास जो ओल्ड न्यूज़पेपर थे उनकी सेल करी तो वो क्या है, इनकम है, पैसे मिल रहे हैं, अभी तो हम देख रहे हैं। सेल फर्नीचर का सेल करा तो हमें क्या मिला, पैसे मिले। प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, मतलब हमने कुछ इंटरटेनमेंट करा तो उससे हमें प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या है, इनकम है। रेंट, अब रेंट क्या है, हमने कुछ हमारे पास संगठन था, संगठन के पास कई बार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो जाती हैं, तो वो बिल्डिंग क्या कर रहे हैं, हमने रेंट पर दे दी तो हमें उससे मिली। हमें अभी क्या हुआ, देखिए लोन मिला, गवर्नमेंट से लोन मिला, तो अल्टीमेटली अभी लोन मिला है तो क्या है, ये कैश क्या हो रही है, व्यापार में आ रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, डेबिट हो गया। अदर कोई इनकम हो गई, कोई रिसिप्ट हो गई, कोई प्राप्तियां हो गई तो वो आ जाएंगे। रिसिप्ट फॉर स्पेशल फंड, अब स्पेशल फंड क्या होता है, स्पेशल फंड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फंड होता है जिसका एक स्पेसिफिक उद्देश्य के साथ देते हैं, मतलब देने वाले, जैसे मान लीजिए किसी ने डोनेशन दिया था, यहाँ पर ये जो डोनेशन हमें मिला था 100 करोड़ का, अब ये देते देते ये तीनों लोग क्या बोलते हैं कि ये 100 करोड़ रुपए जो हम दे रहे हैं ना, ये केवल आप क्या करोगे, इससे स्कूल ही बनाओगे, इससे क्या करोगे, आप स्कूल ही बनाओगे और कोई काम नहीं करोगे। तो फिर ये 100 करोड़ का काम केवल किस में किया जाएगा, स्कूल बनाने में, नया स्कूल बनेगा तो ही इस फंड का उपयोग किया जाएगा, अदरवाइज कहीं उपयोग नहीं किया जाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है, स्पेशल फंड। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं फटाफट से। चलिए, लाइफ मेंबरशिप फीस जो मैंने आपको बताई थी ऊपर, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स असेट्स, हमने क्या करी, सेल करी, तो सेल करने से क्या होगा, हमारे व्यापार में क्या आएगी, हमारे व्यापार में कैश आएगी और फिक्स असेट्स चली जाएगी, तो इसलिए कैश क्या होगी, डेबिट। इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए तो उससे क्या होगी, इनकम हमारे पास क्या हो रही है, कैश आ रही है। लोन हमने लिया, अब लोन ऊपर कौन सा लोन लिया था, बैंक से, गवर्नमेंट से लिया था, यहाँ पर हम किसी बैंक से ले सकते हैं, एनबीएफसी से ले सकते हैं या किसी पार्टी से ले सकते हैं, तो वो सारे लोन यहाँ पर आ जाएंगे। और अदर कोई कैपिटल रिसिप्ट हो रही है, ठीक है, अदर कोई कैपिटल रिसिप्ट हो रही है, तो मैंने आपको एक बार बताई थी, पैसा आना चाहिए तो वो कोई सा भी हो हम उसको ले लेंगे, तो ये हमने ले लिया। अब बात करते हैं किस पर, पेमेंट साइड पर। तो देखिए रेंट का पेमेंट करा, टैक्स का पेमेंट करा, रेट्स का पेमेंट करा, अगर कोई हमारे ऊपर, अब यहाँ पर रेट्स का मतलब कौन सा रेट्स है, कौन से टैक्स है, कौन से कर से है। जैसे कंपनी के पास क्या है, लैंड, तो उस पर गवर्नमेंट को भूमि कर चुकाना होता है। आपके पास बिल्डिंग है तो आपने देखा होगा बिल्डिंग पर प्रॉपर्टी टैक्स तो चुकाना पड़ता है ना, तो वो सारे टैक्स आएंगे। सैलरी, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सैलरी। इलेक्ट्रिसिटी, जो हम बिजली यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा। हम फर्नीचर खरीद के लाए तो उसके खर्चे। ऑफिस एक्सपेंसेस, हमने एक ऑफिस बना रखा उसमें कई सारे के खर्चे होते हैं तो वो सारे खर्चे। प्रिंटिंग, क्यों हम प्रिंटिंग की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं पेम्पलेट्स छपवा रहे हैं या ऑफिस के जो प्रिंटिंग निकला रहे हैं वो सारी।
लाइब्रेरी बुक्स, अब हमारी लाइब्रेरी थी, हम उसमें बुक्स परचेस करके लाए तो पेमेंट तो जा रहा है ना, तो सारा कैश में। इन्वेस्टमेंट परचेस करे तो हमारे पास से क्या हुआ, कैश गई। क्रेडिटर्स को कोई थे हमारे जिनसे हमने उधार माल बेचा था, उनको पेमेंट करा। इंश्योरेंस लिया तो वो सारा आएगा। रिपेयर कराया कुछ तो वो पेमेंट हुआ है। और इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन, मतलब हमने कोई इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन किया, कुछ बड़ी सी मशीन लगाई इलेक्ट्रिक, जैसे पोल लगाना, इलेक्ट्रिक पोल लगाना, ये डीपी जिसे कहते हैं, तो वो लगाना। सन्ड्री एक्सपेंसेस और कोई छोटे मोटे खर्चे हुए, ठीक है, ये चार्जेस हमने कुछ पेमेंट करा। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, जैसे वो इधर इनकम हुई थी इधर एक्सपेंसेस हुआ। फिक्स असेट्स परचेस करके लाए तो क्या हुआ, हमने पेमेंट करना पड़ा। बुक परचेस करी नॉर्मली तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ा। इन्वेस्टमेंट फिर परचेस करे हमने अदर तरह के छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वो आ जाएंगे। लोन जो लेकर के रखा था उसका रीपेमेंट कर रहे हैं। अदर कोई कैपिटल पेमेंट कर रहे हैं तो वो आ जाएंगे। और बाद में क्या होगा, हमारा अंत में क्या बच जाएगा, बैलेंस सीडी। अब क्या होगा, बैलेंस सीडी मतलब जो हमारे पास कैश में पैसा बचा हुआ है, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमने पढ़ा रिसिप्ट एंड पेमेंट खाते का फॉर्मेट। एक बार बस पढ़ लेना है आपको कि अच्छा पेमेंट ये मेथड्स पेमेंट होती है, ये इनकम होती है, रिसिप्ट यहाँ से मिलती है, बस एक बार आपको रफली पढ़ना है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं किसका, प्राप्ति भुगतान खाते और रोकड़ खाते में अंतर पर। ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं हम। तो इस पर बात कर लेते हैं फटाफट से कि देखिए दोनों ही क्या है, रोकड़ क्या है, रोकड़ मेन बुक है। इसकी समरी क्या है, इसकी समरी क्या है, हमारा प्राप्ति भुगतान खाता मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, रोकड़ बुक की क्या है, समरी है। ये बात समझ में आ गई तो बस ये बात आप ध्यान रखिएगा, बाकी पूरा अंतर आपको समझ में आ जाएगा कि मेन बुक कौन सी हमारी, रोकड़ पुस्तक है। उसकी समरी हम ईयर एंड पर बनाते हैं, जो समरी हम बनाते हैं गैर व्यापारिक संगठन जो समरी बनाते हैं, उस समरी का नाम ही क्या होता है, प्राप्ति भुगतान खाता। बस, तो अब चालू कर लेते हैं हम। देखिए क्या बोल रहे हैं, डेट मतलब तारीख। तो देखिए क्या इसमें तारीख वाइज, डेट वाइज हम इसमें एंट्री करते हैं, नहीं, हम तो वर्ष के अंत में बनाते हैं, तो बिल्कुल इसमें लेखा तारीख वार नहीं किया जाता, मतलब डेली बेसिस पर डेट वाइज नहीं किया जा सकता। जबकि रोकड़ पुस्तक में क्या होता है, जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है उसकी एंट्री हो जाती है। तो इसमें सभी लेन देन व लेखे कैसे किए जाते हैं, डेट वाइज या तारीख वार लिखे जाते हैं। टाइम, अब कब बनाते हैं, समय, तो देखिए सामान्यतः इसको प्राप्ति भुगतान खाते को कब बनाया जाता है, वर्ष के अंत में बनाया जा सकता है। और रोकड़ पुस्तक क्या है, लगातार चल रही है, हर दिन जैसे ही कोई पैसा मिलेगा हम उसमें एंट्री करेंगे, जैसे ही कोई पेमेंट करेंगे उसका एंट्री करेंगे। तो यहाँ एक निश्चित अवधि के बाद वर्ष के अंत में बनाया जा सकता है, जैसे 31 मार्च 2023। इसको कब बनाएंगे, इसमें लेखा करने का कार्य वर्ष भर चलता रहता है, जैसे ही कोई पेमेंट आया हम इसमें एंट्री करेंगे, जैसे ही कोई पेमेंट करा उसमें हम एंट्री करेंगे। अब डिपेंडेंसी या निर्भरता, तो देखिए प्राप्ति भुगतान खाता कब बन पाएगा, प्राप्ति भुगतान खाता है ही किसकी, कैश बुक की समरी है। तो अगर कैश बुक नहीं होगी तो क्या प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जा सकता है, नहीं। तो के प्राप्ति भुगतान खाता किस पर डिपेंड है, रोकड़ पुस्तक पर डिपेंड है, ठीक है। पर क्या रोकड़ पुस्तक प्राप्ति भुगतान खाते पर डिपेंड है, नहीं, वो तो अपने आप में, क्योंकि उसमें ही सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो बस यही बात है कि प्राप्ति भुगतान खाता पूरी तरह रोकड़ खाते पर क्या होता है, निर्भर होता है, क्योंकि यह रोकड़ बही की सहायता से ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जाता, इसलिए रोकड़ पुस्तक क्या है, स्वतंत्र है, वो डिपेंडेंट नहीं है। अब शीर्षक, तो देखिए यहाँ पर शीर्षक के अंतर्गत क्या देखा जाएगा, तो देखो यहाँ पर हमने शीर्षक में क्या दे रखा था, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। तो हमने यहाँ पर देखिए, अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं आप, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट हमको कहाँ से मिला, इन्वेस्टमेंट से मिला, वो सारा टोटल यहाँ पर हम लिख देंगे। तो अब जो भी इनकम, जितने भी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट से, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, शीर्षकों में लिखा जा सकता है, एक एक शीर्षक के अंदर पूरी आ जाएगी। जैसे इंटरेस्ट फीस मिली तो पूरे साल भर में जितनी भी इंटरेस्ट फीस मिलेगी वो यहाँ पर आ जाएगी। पर केसबुक में ऐसा होता है कि नहीं, केसबुक में तो जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसमें हम जो होता है टॉपिक शीर्षक वाइज लिखते हैं, इसमें सभी लेखे कैसे किए जाते हैं, उचित शीर्षकों में बांटकर लिखा जाता है, अर्थात एक शीर्षक में संबंधित सारी राशियां एक ही जगह लिखी जाती है। जैसे इंटरेस्ट फीस देखेंगे हम, तो उसमें पूरे साल भर में जो भी इंटरेस्ट फीस मिली होगी उसमें टोटल मिल जाएगा हमें। इसमें सभी लेखे कैसे किए जाते हैं, विस्तार पूर्वक लिखे जाते हैं, और इसमें कोई शीर्षकों में नहीं बांटा जाता, इसमें तो जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ वैसे ही लिख लिया। संस्थाएं, मतलब कौन से इंस्टीट्यूट है जो प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं, तो यह खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा खोला जाता है।
है ना। व्यापारिक संस्थाएं इसे नहीं बनाती हैं। क्या रोकड़ पुस्तक के साथ भी ऐसा है? नहीं, रोकड़ पुस्तक तो हर कोई बनाता है, कैश बुक तो हर कोई बनाता है। तो यह खाता व्यापारिक और गैर व्यापारिक दोनों के द्वारा क्या किया जाता है? बनाया जाता है। ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग मतलब संक्षिप्त कौन है और वृहद कौन है, मतलब बड़ा रूप कौन है? तो देखिए, यह रोकड़ बही का क्या है? संक्षिप्त रूप है। और यह क्या है? केस बुक क्या है? यह रोकड़ लेन देनों का वृहद रूप है, मतलब पूरी डिटेल्ड इसमें आपको मिल जाएगा। तो बात समझ में आई आपको पूरी तरह से? आया पूरा कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा समझ में आया? तो इस पर जो जो बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि क्या पूछ सकते हैं। एक तो समरी पूछ सकते हैं, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें ध्यान रखना है आपको कि क्या जो मिल रही है इनकम वो भी लेंगे, जो पेमेंट कर रहे हैं हम वो भी लेंगे। उनके नेचर को हम नहीं देखेंगे कि वो कैपिटल नेचर का है या वो कैसा है, आयगत नेचर का है, हम उसको ले लेंगे। ठीक है। एग्जाम में कई बार इस पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि कैश बुक, जैसे मैंने बताया था, फिक्स असेट्स खरीदी गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको ये पूरा समझना है। ओके। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको अब प्राप्ति भुगतान खाते में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बाकी टॉपिक को कवर करेंगे और फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।